उनको घर में जाकर ट्यूशन देते थे संस्कृत की। तो वो वहां पर पंडित देवधर नाम से जाने जाते थे अंग्रेज अधिकारी में। वो बताते भैया संस्कृत सिखाने के लिए घर आओ। तो मेरे परदादा जी जाया करते थे, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन चूंकि घर में पूजा पाठ के समय संस्कृत श्लोक बार बार गाए जाते थे, तो संस्कृत तो हमने सुन सुनकर ही मुखस्त किया है कई सारी चीजें। मुझे कभी याद नहीं है कि मैं विष्णु सहस्त्रनाम हाथ में लेकर बैठा हूँ और उसको मुखस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन विष्णु विष्णुर्व षट्कारो भूत भोगे भवत प्रभु बोलना चालू करते तो पूरा आ जाता है, क्योंकि दादाजी बोलते थे, वो सुन सुनकर जो है उसको हमने मुखस्त कर लिया। गणपति अथर्व शीर्ष भी इसी तरह से मुखस्त हो गया। और आज भी रोज सुबह नहाने के समय में चालू करता हूँ, पूजा तक चलता है, उसके बाद में पूजा जो है वो सारा विधि में संस्कृत में ही बोलता हूँ। जब स्कूल में हमारे विद्यालय में ऑप्शनल सब्जेक्ट, या तो आप 100 अंकों का हिंदी पढ़िए, या 50 का संस्कृत 50 का हिंदी पढ़िए, या 100 का संस्कृत पढ़िए, ऐसा जब मेरे सामने पर्याय आया तब मैंने मध्यम पर्याय ले लिया, क्योंकि हिंदी भी अच्छा आना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि हमारे देश की वो संपर्क भाषा है। और 50 अंक का संस्कृत भी मैंने ले लिया। तब से मुझे जो मुखस्त किया है, अहम आवाम वयम प्रथमा माम मा अवाम नो अस्माननः द्वितीया मया अवाभ्याम अस्माभिः तृतीया मह्यम में अवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः चतुर्थी। ये मुझे अभी भी याद आता है, जब भी बोलना चालू करेंगे तो मुझे वो याद आता है। और मुझे ये भी उसके कारण पता है कि बाकी सभी भाषाओं में एक तो एक वचन है या बहुवचन है, लेकिन उसके बीच में 2 लोगों के लिए भी अगर कोई वचन है तो केवल संस्कृत में है, बाकी भाषाओं में नहीं है। संस्कृत की मधुरता जो है वो सुभाषितों में है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐसा कोई भाषण आप मुझे दिखाइए कि जो मन की बात वो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने संस्कृत को कहीं ना कहीं से लाया न हो। मैं बताता हूं कि वो संस्कृत को लाते हैं, जानबूझकर लाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश में धीरे धीरे संस्कृत का प्रमोशन हो, संस्कृत लोगों को पता चले, लोग संस्कृत पढ़ना चालू करें, और संस्कृत को फिर एक बार गगन मंडल में मध्याह्न के सूर्य के समान हम इस विश्व में प्रस्थापित करें, और संस्कृत सारे विश्व को आलोकित करे। वो भी चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि हम सभी इस बात पर विश्वास रखते हैं कि हमें उसका कुछ नैतिक अधिकार भी होना चाहिए। तो मैं अगर लोगों को बताऊं कि आप संस्कृत पढ़ो, संस्कृत बोलो, तो पहले मैंने शुरू करना चाहिए, नहीं तो मेरे भाषण में दम नहीं आएगा। तो शायद मैं अपने आप को घमंड से कह सकता हूं, एकमात्र भारत का पॉलिटिशियन हूं जो प्रतिरोज कम से कम 2 संस्कृत ट्वीट करता है। मेरा वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है और मैं 2 ट्वीट संस्कृत में करता हूं। और हमने मजबूर करना चाहिए लोगों को कि वो हमें संस्कृत में जवाब दे। जैसे मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके जन्मदिन के ट्वीट संस्कृत में करता हूं, तो वो लोग देखते हैं, क्योंकि सब लोग ट्वीट करते हैं, जन्मदिन की बधाई देते हैं, लेकिन उनकी नजर जाती है एक ट्वीट पर जो संस्कृत में बधाई दी है। तो फिर वो किसी को पूछते, भैया इसने क्या कहा है जरा बताओ, तो उनको समझ में नहीं आता है। अच्छा, कई लोगों को जवाब भी देना होता है, रिप्लाई देना होता है, जिसको QRT कहते हैं, कोट ट्वीट करते हैं। तो कई ऐसे भाजपा के नेता है जो किसी को बताते हैं, भैया वो सुनील देवधर ने संस्कृत में मुझे बधाई दी है,
उसको QRT संस्कृत में देना है तो जरा बताओ कोई संस्कृत में क्या लिखे। चलो उस बहाने तो कोई संस्कृत पंडित को ढूंढना पड़ता है ना उनको, क्योंकि जवाब देना है तो संस्कृत जिसको आता है वही जवाब देगा। तो अभी अनुराग ठाकुर का हाल ही में जन्मदिन होकर गया, मैंने उनको संस्कृत में बधाई दी, तो धन्योस्मी सुनील देवधर महोदया करके उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो कहीं से पूछा ना उन्होंने कि अरे भैया बताओ करके। ऐसे we should compel them to think about Sanskrit, to go towards Sanskrit। अभी मेरी और एक कल्पना है, जल्द ही मैं साकार करूंगा। मैं एक आध पॉलिटिकल ट्वीट भी संस्कृत में करूंगा। मतलब राहुल गांधी के ऊपर मुझे तंज कसना है कि भैया तुम बेवकूफ हो, तो वो भी मैं संस्कृत में लिखूंगा, ताकि मीडिया वाले देखेंगे ये तो बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी है, इसने राहुल गांधी के बारे में कुछ तो कहा है। क्या कहा है समझ में नहीं आ रहा है, संस्कृत में है। अधिकतर मीडिया वाले ऐसे हैं जो वामपंथी विचारधारा के हैं, तो वो बचपन से ये बोलते सुनते कहते आए हैं कि संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज। तो उनकी दृष्टि से मरी हुई भाषा के वापस निकाल कर उसका अर्थ निकालने के लिए उनको मजबूर करना, तो क्योंकि उनको तो खबर चाहिए ना, बिना खबर लिए वो कैसे चलेंगे। तो कहीं देवधर ने जो ट्वीट किया उसमें कोई कंट्रोवर्सी है क्या, ये पता चलना है तो पहले संस्कृत तो आना चाहिए, नहीं तो किसी संस्कृत विद्वान का मदद लेना चाहिए। बोलो तो भैया देवधर ने क्या लिखा है, क्योंकि मेरी जानकारी में आप गूगल ट्रांसलेट में क्लिक करेंगे तो अभी तक संस्कृत का अनुवाद नहीं मिलता है। मिलता है क्या? शुरू हो गया। चलो अच्छी बात है। English to Sanskrit is almost very nice, sir. With 98%, even from Sanskrit to English. No, in Google Translate, Twitter पे वगैरह जो है, I am talking about Twitter. Usually that Google Translate only they use for translation. Twitter also. तो कुछ दिन पहले तक नहीं था, मैंने ट्राई किया कि संस्कृत ट्वीट किया है तो उसको ट्रांसलेट ट्वीट करके क्लिक किया तो वो आता नहीं था, उसको समझ में नहीं आता था ये क्या लिखा है करके। हमने अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। और सुभाषित तो ऐसे मजेदार रहते हैं। मैं तो आप लोगों से सपोर्ट मांगूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए और मुझे अच्छे अच्छे सुभाषित दीजिए कि जिनका मैं उपयोग अपने भाषणों में किया करूंगा। और वो भाषणों में जब सुभाषित का उपयोग करते हैं तब सामने वाले बैठे हुए एकदम ऐसे गलतफहमी में चला जाए, कितना विद्वान आदमी, इसको कितना संस्कृत आता है। क्या है जो बचपन में बाहर के हुए इतने सारे सुभाषित है और इतने मजेदार सुभाषित है। जैसे मैं कई बार बैठा रहता हूँ, एक पॉलिटिशियन दूसरे की तारीफ करता है, दूसरा पॉलिटिशियन पहले की तारीफ करता है, तब मेरे मन में सहज आ जाता है, उष्ट्राणाम विवाहेषु गर्दभा गीत गायका परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। अभी यहाँ पर बहुत सारे बैठे हुए हैं कि जिनको इसका अर्थ नहीं समझ में आया, तो मैं उनको अर्थ उनके लिए बताता हूँ जिनको नहीं समझ में आया। आप लोगों को तो समझ में आ गया। ऊंट के शादी में गधा चला गया और दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। गधे ने ऊंट को कहा कितने खूबसूरत दिखते हो, और ऊंट ने गधे को कहा तुम कितने मधुर गाते हो। तो अगर शरद पवार राहुल गांधी की और राहुल गांधी शरद पवार की तारीफ करे तो मैं ये सुभाषित जरूर कहूंगा कि ऊंट के शादी में गधा चला गया करके। लेकिन ये तंज कसने के लिए ये संस्कृत सुभाषितों का उपयोग हो सकता है। इंस्पिरेशन देने के लिए संस्कृत सुभाषितों का उपयोग हो सकता है। आशानाम मनुष्यानाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला बद्धायया प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत्। अब इसका अर्थ ठीक से समझाएंगे तो आप निराश व्यक्ति को आप एक आशा का किरण बता सकते हैं, आप शक्ति का ज्ञान दे सकते हैं। कितने सुंदर अलग अलग सुभाषित है। जब उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। जैसे परशुराम का है, अग्रतश्चतुर्वेदः पृष्ठतः सशरधनु,
idam brahmam idam shastram shapadapi sharadapi. When I translate into English, then I tell that power of knowledge also we have, and we have knowledge of power as well. तो कोई इंग्लिश बोलने वाले को भी कितना अच्छा इसमें संदेश मिलता है कि देश को बड़ा करना है तो हमारे पास ज्ञान की शक्ति होनी चाहिए, पर्याप्त नहीं है, शक्ति का ज्ञान भी होना चाहिए। दोनों शब्दों को आगे पीछे घुमाकर पावर ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ पावर, ये तो आप बोलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बेस कहाँ मिला कि हमारे हाथ में 4 वेद है, अग्रतः चतुर्वेदा, पृष्ठतः सशरधनु, पीछे धनुष्य बाण भी है। अगर आपको चर्चा से हमें जीतना है तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर आप उदंडता पर उतर आए तो हमें कमजोर मत समझिए। हमारे पास सशरध धनु भी है, धनुष्य बाण भी है, उसका भी हम ज्ञान रखते हैं। कितनी अच्छी कल्पनाएं बताते हैं हम लोग कि जैसे दिया है, उस दिए में अग्नि है, वो अग्नि छोटा है, तो हवा जो है वो उसका शत्रु बन जाती है और छोटे से अग्नि को हवा बुझा देती है। लेकिन वही अग्नि जब जंगल में आग लग जाती है, वो भी तो अग्नि है, लेकिन वो साइज में बड़ा है, क्वांटिटी में बड़ा है,